हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस हमारी हैं 9th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी का साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूं। तो उसमें दो चीजें दे रखी हैं जी, एक है मोटिवेशन और दूसरा है एंड इमोशन। सो आई थॉट मोटिवेशन और इमोशन को अलग अलग कवर कर लेते हैं। मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। सो अगर मोटिवेशन की फर्दर बात की जाए तो मोटिवेशन होता क्या है वो वीडियो, उसके अलावा मोटिवेशन की थियरीज क्या हैं और वो जितनी भी थियरीज हैं 10-11 वो सारी की सारी थियरीज अलग अलग, तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं और मैंने आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है। सो मेक श्योर आप ये सारी चीजें देख लें एक बार। रीजन क्योंकि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसके अंदर सिर्फ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की जो बेसिक सी साइकिल होती है, उसके अलावा इन्होंने दो ही थियरीज आपकी बुक में दे रखी हैं। एक थियरी ऑब्वियसली मैस्लो की है, अब्राहम मैस्लो की, जो कि नीड ऑफ जो हायरार्की है नीड की, वो उसकी बात कर रहे हैं ये। और दूसरी थियरी दे रखी है इन्होंने मैकक्लेंड की। ठीक है, सो ये दोनों तो मैंने करवाई रखी है, इसके साथ साथ जितनी भी थियरीज है ना वो मैंने सारी करवा रखी है मोटिवेशन की। सो मेक श्योर आप उनको देख लें। अगर आपको सारी की सारी याद नहीं हो रही हैं सो एटलीस्ट इतना जरूर याद कर लें कि कौन सी थियरी किसने दी है और ये 2-3 थियरीज जो है वो डिटेल में याद रखें। ओके, सो आई होप आपको मोटिवेशन जो है वो वहां से कवर हो जाएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो वो वहां से देख लीजिएगा। अब मोटिवेशन में दो चीजें आती हैं, दो फैक्टर्स और आते हैं, एक है फ्रस्ट्रेशन और एक है कॉन्फ्लिक्ट। सो ये दो चीजें आपकी बुक में दे रखी हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप DSSB की जो पेडागोजी वाला पार्ट है अगर मुझसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी क्लासेस देख के प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेक श्योर जो जो चीजें मैं बताती हूँ वो सारी चीजें आप कवर कर लें। ओके तो क्योंकि मैं जो बताती हूँ उसके वैसे बस वो जो बताती हूँ एक्स्ट्रा वीडियोस वो मैं साथ ही साथ ऐड कर देती हूँ आपकी प्लेलिस्ट में। सो आप अगर यहाँ से या कोई आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो स्पेसिफिकली आप ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो अपनी DSSB वाली है इसको देख के जाइएगा कंप्लीट को। ओके चलिए, सो मोटिवेशन में टाइप्स ऑफ मोटिव आपकी बुक में दे रखे हैं कि अच्छा फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल क्या क्या टाइप्स होते हैं। थियरीज मोटिवेशन की मैंने आपको बता दी, दो ही दे रखी हैं, एक मैकक्लेंड की और एक मैस्लो की, वो मैंने करवा रखी है, उनको कर लीजिएगा। ओके, अब एक टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखा था इसमें, सेल्फ मोटिवेशन, कि खुद को ही जब आप मोटिवेट करते हैं, या मोटिवेट करना इज लाइक कोई ना कोई चीज होना जो ड्राइव दे रही है आपको और उस ड्राइव की वजह से आप वो काम करना चाह रहे हैं। तो आप खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं वो कुछ एक तरीके जो है वो यहाँ पे दे रखे थे, तो मैंने सोचा इनको करवा दिया जाए। पहले तो आप प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहिए जो भी चीज आप करते हैं। जैसे मान लो अभी आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लान्ड रखिए उस चीजों को कि अच्छा ठीक है पेडागोजी रवीना मैम से करनी है, वहां से ये पोर्शन कवर करना है, ये मैं खुद कर लूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी आप पढ़ते हैं वो प्लान्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए चीजें जो भी आप करते हैं। सो जब आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करेंगे तो आप अंदर से खुद ही आपस में मतलब अपने आप से ही मोटिवेटेड रहेंगे। ओके, प्रायोरिटाइज करना आपको आना चाहिए। प्रायोरिटाइज में इट्स लाइक आपको DSSB का भी पढ़ना है, आपके एग्जाम्स जो है BEd के या MEd के आने वाले, मान लो MEd के आने वाले हैं वो आपने पढ़ने हैं या कोई और एग्जाम आ रहा है, सो आपको प्रायोरिटीज सेट रखनी चाहिए। साथ में मम्मी बोल रही है किसी की शादी है वहां भी जाना है, सो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि भाई ये ज्यादा जरूरी है, पहले इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फिर इस पे और फिर इस पे। ओके, सो वो अगर आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो आपने खुद प्रायोरिटाइज किया है, तो जो सबसे पहले वाली चीज होगी आप खुद उनके प्रति जो है वो डेडिकेटेड रहेंगे और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको सेट करने हैं कि कुछ दिनों के, चलो ठीक है मैं 3 दिन कंटिन्यूटी में ये टाइम टेबल फॉलो करके देखती हूँ, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं। या हफ्ता किसी चीज को फॉलो अप करके देखिए कि हफ्ते में मुझे जो है ये पूरी की पूरी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है साइकोलॉजी की वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है, सारी वीडियोस देखनी है उसकी। ठीक है, मान लो आप लेट देखना शुरू कर रहे हैं तो सो सेम वही है कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए और उनको पूरा करिए, फिर अगले टारगेट्स बनाइए। ओके, खुद को रिवॉर्ड्स भी देते रहिए अगर आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया है कि अच्छा ठीक है मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अगर मैंने विद इन टाइम जो है कंप्लीट कर दी, एक हफ्ते में मैंने एनसीईआरटी भी देख ली, ऊपर से रवीना मैम की वीडियो भी देख ली, सो उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने आप को जो है एक कॉपी भी गिफ्ट करूंगी या एक चॉकलेट खाऊंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। और ये मोटिवेशन में सिर्फ चॉकलेट या पेन कॉपी नहीं, आप अपने हिसाब से खुद को पैम्पर भी कर सकते हैं। तो जब आप अपना
टारगेट कंप्लीट कर लें। ठीक है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है कि अरे वाह बढ़िया, तूने तो कंप्लीट कर दिया टारगेट, शाबाश। तो इस तरीके से तो वो चीजों को आप अपने आप को अगर कॉम्प्लीमेंट को, मतलब कोई और आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आप अपने आप कर लीजिए ना, ताकि आप जो है बेटर फील करें। ओके, इफ टारगेट सीम डिफिकल्ट टू अटेन, अगेन ब्रेक दैम इनटू स्मॉलर वंस। अगर आपको लग रहा है कि ये टारगेट तो बहुत बड़ा हो गया, उसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर चीजों को करने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज और इमेजिन द आउटकम्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्क यू पुट, कि जो भी मतलब आप विजुअलाइज कीजिए ना कि ये कर लिया तो फिर ये जॉब मिल जाएगी, चलो ठीक है, वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दें। तो वो विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज आपके इमेजिनेशन में आ गई ना कि भाई एक दिन एक बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी, तो जब वो इमेजिनेशन में आ गई तो आप उसको पूरा करने के तरीके भी ढूंढ लेंगे, हो जाएंगी चीजें धीरे धीरे। ओके, और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। चलिए जी, अब बात आती है कि इसके अलावा मतलब कई बार क्या होता है ना, आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, तब हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आपको आ जाए, या आपको दो चीजों में से एक सिलेक्ट करनी है कि क्या किया जाए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट और भी होते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन है और एक कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, फ्रस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फ्रस्ट्रेशन यूजुअली कब आता है, अकर्स व्हेन एन एंटिसिपेटेड डिजायर्ड गोल इज नॉट अटेन्ड। मतलब आपने एंटिसिपेट कर लिया था, अंदाजा लगाया था, मान लिया था कि ये तब तक पूरा हो जाएगा चैप्टर, और अगर वो चैप्टर पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो चैप्टर पूरा हो जाता तो आप मोटिवेटेड रहते, अगला टारगेट सेट करते, बट वो पूरा नहीं हुआ वो चैप्टर, इस वजह से वो मोटिवेशन जो था वो भी डाउन चला जाए, ब्लॉक हो जाए कि यार ये तो पूरा ही नहीं हुआ, उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन जरूर आएगी। जैसे मान लो मैं आपकी DSSS की या किसी भी कोई भी अगर एटलीस्ट एक क्लास आपकी चैनल पे ना डालूं इनकलकेट लर्निंग पे, सो मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगा कि मैंने जो गोल टारगेट सेट किया था कि भाई एक वीडियो तो कम से कम जाएगी ही, एक क्लास तो पढ़ानी ही है, अगर वो भी पूरा ना हो तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। और ये एक एवर्सिव स्टेट होती है जो किसी को पसंद नहीं होती। मतलब ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं बट आपको पसंद नहीं है फ्रस्ट्रेटेड होना ना, किसी का फेवरेट काम थोड़ी ना है फ्रस्ट्रेशन। सो फ्रस्ट्रेशन की वजह से बिहेवियर में, इमोशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आपके आएंगे। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में जो है मम्मी पे गुस्सा कर दें, या हो सकता है भैया पे गुस्सा कर दें, हस्बैंड पे गुस्सा कर दें, या मतलब वो होता है ना एक फ्रस्ट्रेट कि भाई ब्रस्ट आउट हो गए, काफी टाइम से फ्रस्ट्रेटेड थे ये इंसान, तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके बिहेवियर में, इमोशन में एक रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो बिहेवियर है इसमें अग्रेसिव बिहेवियर, फिक्सेशन, एस्केप, हो सकता है आप बचना चाहें किसी चीज से, अवॉइड कर दें या रोने लग जाएं, तो ये कुछ एक बिहेवियर्स जो है वो आपके शो हो सकते हैं जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ओके, तो जब फ्रस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन, ये हाइपोथेसिस करके बहुत फेमस हाइपोथेसिस है ये, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस डोलार्ड एंड मिलर ने दी है। तो इनका कहना है कि जब फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है अग्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से अग्रेशन प्रोड्यूस होता ही होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से होने वाले अग्रेशन की हाइपोथेसिस है। ओके, नाम याद रखेंगे, डोलार्ड एंड मिलर। अग्रेसिव एक्ट्स आर ऑफन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ और ब्लॉकिंग एजेंट और a substitute. So जो डायरेक्ट अग्रेसिव हैं एक्ट्स may be inhibited by द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, कि आप अग्रेशन में अब किसी का खून कर दे तो वो क्या है, डायरेक्ट मतलब अग्रेशन हो गया ना, सो वो आप उसको इनहिबिट करने के लिए तो पनिशमेंट भी होती है, ठीक है, बट अग्रेशन की वजह से कई बार आप ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, या वो एक वो होता है ना, एक अजीब सी इरिटेशन आपको फील होती है कि क्या किया जाए, तो वो अग्रेशन आपको फील होगा। मेन सोर्सेज की या कारण की बात करें अग्रेशन की, सो एनवायरमेंटल फोर्स हो सकते हैं विच कुड बी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट्रेनिंग सिचुएशंस, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है जिससे आप बात नहीं करना चाह रहे, या जो आपको पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने में जो क्या कर रहा है, रोक रहा है बीच में। ओके, हर्डल बन रहा है एक तरीके से। कई बार होता है ना कि यार तेरे को हेल्प नहीं करनी मत करे, मतलब नेगेटिव बोल के मुझे डिमोटिवेट मत कर ना, मतलब मुझे और नीचे क्यों खींचने की कोशिश की जा रही है, वो तो वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये एनवायरमेंटल फोर्सेस रहेंगे जो आपके आसपास की है बट आपको दिक्कत दे रहे हैं। ओके, यानी फ्रस्ट्रेशन के कारण बन रहे हैं आपके लिए। दूसरे पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कोई इनएडिक्वेसी हो गई, या रिसोर्सेज नहीं है आपके पास कि आप पढ़ना तो चाह रहे हैं बट कोई पढ़ा ही नहीं रहा है फ्री में,
ठीक है, मान लो DSSB के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, पैसे आपके पास है नहीं, आप पेड कोर्स ले नहीं सकते, तो कैसे पढ़ें, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करें, ठीक है। सो वो लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, लेकिन आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, मैं करवा रही हूँ पेडागोजी, सो मेक श्योर आप सारी चीजें देखें। ओके, सो वो पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मान लो घर में लड़ाई वड़ाई का माहौल है, वो एक सिचुएशन हो सकती है, वो पर्सनल फैक्टर, वो एनवायरमेंटल में भी आ गया देखा जाए तो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट मोटिव्स, कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग तरीके के मोटिव्स होते हैं जो आपको ये भी कर रहे हैं कि भाई ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कई बार जैसे हम टी शर्ट खरीदने नहीं जाते, आपको दो टी शर्ट पहन के देखिए, आप बोल रहे हैं यार हैं तो दोनों ही सही, लेकिन आपको चूज एक करनी है, आपको एक ही खरीद के लानी है, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई, टकराव हो गया। तो मोटिव्स जो हम देखते हैं, जैसे दो अलग अलग टाइप के मोटिव्स हैं, जब आप मोटिवेशन की क्लास देखेंगे, तो वो जो मोटिव्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो सकती है, अगर दो मोटिव्स के मतलब टकराव हो सकता है कि कौन से को चूज किया जाए। देन आता है कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट जब एक इंसान मतलब उसको चूज करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी नीड, डिजायर, मोटिव, डिमांड की कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं और उसमें से आपको एक चूज करना ही है, एक ही चूज करना है, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो गई। तो तीन बेसिक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो अप्रोच एक तरीके से आप ये लगा के चलिए कि आप कोई मतलब दोनों ही टी शर्ट आपको अच्छी लग गई, या मान लो दो तरीके हैं आपके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के और दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो अब उन दोनों सही तरीकों में से कौन सा सिलेक्ट किया जाए, तो वो अप्रोच हो गया। मान लो अवॉइडेंस की दो नेगेटिव चीजें हैं, दो गलत चीजें हैं, दोनों ही नहीं करनी चाहिए, बट उनमें से आप एक करना चाह रहे हैं, मतलब एक करनी पड़ेगी, दोनों में से ही एक सिलेक्ट करनी। वो होता है ना कि दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो वो दोनों ही अवॉइडेबल सिचुएशंस हैं, आपको अवॉइड करनी है, बट स्टिल उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो नेगेटिव चीजों में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज में कॉन्फ्लिक्ट होना। तो देखिए अप्रोच सो कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम हैविंग टू चूज, आपको चूज करनी है चीजें दो पॉजिटिव या डिजायरेबल अल्टरनेटिव में से, ठीक है। कि मान लो आपको मैथ्स भी पसंद है और आपको बायो भी पसंद है, तो और आपको एक ही सिलेक्ट करना है दोनों में से, और दोनों पे आगे जाके आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। सो दो ये क्या हो गया, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों ही पॉजिटिव चीजें हैं, डिजायरेबल हैं, बट अल्टरनेटिव है, मतलब आपको एक ही चूज करना है इसमें से। देन है अवॉइडेंस की दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी है, मतलब दो नेगेटिव चीजें और म्यूचुअली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं कि आपको उनमें से कोई नहीं करनी चीज। तो वो एक डिलेमा की स्थिति जो है डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती है। जैसे डेंटिस्ट चूज करना, चूजिंग बिटवीन द डेंटिस्ट और टूथ डीके, ठीक है, कि दांत भी खराब हो रहा है, आपको डेंटिस्ट से भी डर लग रहा है, तो दोनों में से आपको एक तो चूज करना पड़ेगा। रोड साइड फूड या स्टारवेशन, अब भूख से तड़प सकते हो आप या फिर रोड साइड फूड खा सकते हो, तो दोनों में से आप भूख से भी नहीं तड़पना चाह रहे कि स्टार्व करना चाह रहे हो, या फिर आप जो है रोड साइड फूड भी नहीं खाना चाह रहे, आपको घर का खाना खाना है, ठीक है। तो वो रोड साइड फूड और स्टारवेशन दोनों अवॉइडेबल सिचुएशन है कि आपको अवॉइड करना चाह रहे हो आप, लेकिन दोनों में से एक सिलेक्ट आपको करनी पड़ेगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो गई। देन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, कि एक तरफ तो पॉजिटिव चीज है और दूसरी तरफ अवॉइड करने वाली चीज है, ठीक है। तो कम्स फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टू एंड रिपेल्ड बाय, मतलब आप अट्रैक्टेड भी है कि करना है बट वो गलत है वो चीज, ठीक है। रिपेल्ड भी, रिपल्शन भी है उसी टाइम। सो उनमें से आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है। जैसे अ पर्सन वांटिंग टू बाय अ न्यू मोटर बाइक, एक इंसान को अभी नई बाइक खरीदनी है, अब उसको नई बाइक भी खरीदनी है लेकिन उसको मंथली पेमेंट्स या ईएमआईज भी नहीं देनी है, राइट। सो दोनों ही सिचुएशन कैसी हो गई, बाइक तो खरीदनी है, ये तो पॉजिटिव चीज हो गई, अप्रोच हो गया, लेकिन वो दूसरी सिचुएशन क्या है, मंथली पेमेंट्स उसके साथ साथ आएंगे जो आपको अवॉइड करनी है। तो मंथली पेमेंट की वजह से मतलब वो ना करनी पड़े, उस वजह से आप रिपेल हो रहे हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन आपका मन है, आप अट्रैक्टेड है उस तरफ, उस वजह से आप मोटर बाइक की तरफ जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन हो गई। जैसे वांटिंग टू ईट, अब आपको खाना तो खाना है लेकिन आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं, बहुत ज्यादा वेट है आपका, बट स्टिल आप कुछ खाना चाह रहे हैं, तो दो खाने की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं लेकिन आपका ओवरवेट आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। ओके, प्लानिंग टू मैरी समवन, हिज और हर पेरेंट्स स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ, मतलब आप जिससे शादी करना चाह रहे हैं उसके पेरेंट्स जो है अगेंस्ट है, आप अट्रैक्टेड है उस इंसान की तरफ लेकिन पेरेंट्स जो है वो डिसअप्रूव कर रहे हैं स्ट्रांगली। तो दो ऑपोजिट सिचुएशन हो गई ना, कि अप्रोच भी है और अवॉइडेंस भी है, ठीक है जी। ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है, रूट है कि कैसे नीड से, हम नीड के थ्रू ही तो मोटिवेशन तक जाते हैं, और वो चीज अगर ना हो, फेलियर हो जाए, तब हमारे पास अल्टरनेटिव सिचुएशंस आती हैं। सो नीड, कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन रूट है ये। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखिए, सबसे पहले नीड है,
कि किसी भी चीज की आपको जरूरत है, वो जरूरत की वजह से आप एक उसकी तरफ खींचेंगे, ड्राइव आएगी, अराउजल होगा, टारगेट बिहेवियर होगा कि आप उसको मतलब टारगेट बिहेवियर मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप करना चाह रहे हैं, तो आप वैसे ही अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। बट आप हो गए कहीं ना कहीं फेल, तो आपको ऑप्शन बी देखने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव पाथवेज देखने पड़ेंगे। अब ये हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथवेज, अब इनमें से सेलेक्ट करना ही अपने आप में एक टकराव की स्थिति है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन की वजह से अग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कई बार किसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट से ही फ्रस्ट्रेशन जाएगा, तो ये क्या हो गया, नीड से कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से फ्रस्ट्रेशन का रूट है ये। तो ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अगर है तो उसको रिजोल्व करने से पहले हमें उसके फायदे नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख लेने चाहिए। जैसे वो देखना चाह रहा था ना कि वो बाइक की तरफ भी अट्रैक्टेड था, मंथली पेमेंट भी नहीं देनी थी। अब मंथली पेमेंट देने के लिए क्या जॉब वगैरह या कुछ इनकम का सोर्स है आपके पास? अगर नहीं है तो आप कहां से देंगे? तो वो प्रो एंड कॉन्स आपको देख लेने जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हमेशा आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसकी वजह से अग्रेशन आ जाएगा और आप चीजें बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी पुअर हो जाएगी। ओके जी, सो ये जो है कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक हो गया। मोटिवेशन मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में चीजें डाल दी हैं, उनको देख लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।